नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आज आपके लिए जो फिजिक्स का आप टॉपिक लेकर आए हैं फ्लोटेशन यानी कि प्लवन के बारे में हम बात करेंगे। कौन सा टॉपिक लेकर आए हैं? प्लवन। तो प्लवन को देखते हैं हम। प्लवन कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्लोटेशन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये प्लवन क्या होता है? तो प्लवन यानी कि कोई भी चीज़ें जो वस्तु वगैरह यानी कोई भी चीज़ें जो तैरती हैं यानी किसी द्रव पर किसी भी तरह का जो द्रव होता है उसमें जो तैरने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं उसी पर आधारित उन्हीं नियमों को हम इसके बारे में यानी इस टॉपिक के अंदर उन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इसमें हम पहली हेडिंग ले लेते हैं उत्प्लावकता। उत्प्लावकता उत्प्लावकता ये क्या होती है? उत्प्लावकता यानी कि द्रव का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वो ऊपर की ओर यानी कि देखिए आपने जैसे कि कभी आपने नोटिस किया होगा, जैसे कभी आप नदी वगैरह या तालाब में कभी जैसे स्विमिंग पूल वगैरह में नहाने गए होंगे, वहाँ पर जैसे कि हम उसमें तैरने के लिए जैसे ही हम पानी के अंदर उतरते हैं तो आपको महसूस होता होगा कि पानी आपको क्या है कि ऊपर की ओर धकेल रहा है। तो ये उसका एक बल होता है। तो वही बल है यहाँ पर जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। द्रव का वह गुण जिसके द्वारा वह ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं। जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं। क्या देखा हमने? उत्प्लावक बल यानी कि द्रव का वह गुण जिसके द्वारा ऊपर की ओर एक बल का अनुभव होता है आपको, यानी कि जैसे कि वो ऊपर की ओर एक बल लगा रहा है तो जिसे हम क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल कहते हैं। उत्प्लावक बल जो होता है, अगला पॉइंट इसके बारे में हम देखें तो उत्प्लावक बल वस्तुओं के द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। जो उत्प्लावक जो बल होता है ये किस प्रकार करता है? वस्तु के द्वारा जो जल हटाया गया, यानी जल या हम किसी भी द्रव को ले सकते हैं, जल भी एक द्रव है, तो वस्तुओं के द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं? हम उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। और इस संपूर्ण घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। ये पूरी जो घटना थी इसको हम क्या कहते हैं? उत्प्लावकता कहते हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं पूरा हमने क्या देखा था। हमारी हेडिंग थी उत्प्लावकता। तो उत्प्लावकता फिर कहते किसको? द्रव का वह गुण जिसके द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावक बल वस्तुओं के द्वारा हटाए गए गुरुत्व केंद्र उत्प्लावक बल वस्तुओं के द्वारा हटाए गए गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, तो इस केंद्र को क्या कहते हैं? हम उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। और ये जो पूरी घटना है, इस पूरी घटना को ही हम क्या कहते हैं? उत्प्लावकता कहते हैं। इसका वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? इसका वर्णन सर्वप्रथम आर्किमिडीज। किसने किया था? आर्किमिडीज। इसका वर्णन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। इसके नोट हो गया, आगे देखते हैं हम इसके।
अब इसके बारे में अभी बताया कि आर्किमिडीज ने इसके बारे में वर्णन किया था, तो हम आर्किमिडीज का सिद्धांत देख लेते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। इन्होंने क्या कहा था? आर्किमिडीज ने कहा था यदि कोई वस्तु किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डूबती है, तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है। ये कमी उसके यानी कि वस्तु के द्वारा, ये कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। ये था जो आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत उन्होंने जो दिया था, ये थी उसकी डेफिनेशन। अब हम इस चीज को हम समझ लेते हैं। ये तो उनके द्वारा दी हुई डेफिनेशन जो हमने वैसे की वैसी छाप रखी है। इसमें दो शब्द आपको दिख रहे होंगे, एक अंशतः है, एक पूर्णतः है। इसमें जो डेफिनेशन को हम एक बार अच्छे से और रीड करते हैं और समझते हैं। इन्होंने कहा था कि यदि कोई वस्तु किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डूबती है तो उसके भार में आभासी कमी है। देखिए कोई भी वस्तु है, हमने मान लीजिए हमने कोई 2 किलो का कोई वेट का कोई भी ऑब्जेक्ट हमने लिया और पानी में डाल दिया, जल में डाल दिया। आप एक चीज बताइए, यहाँ पर कहा उसके भार में कमी आ जाती है, ठीक है। हमने कोई भी वस्तु लेके पानी में डाल दी, तो क्या जो 2 किलो की वस्तु है वो क्या घट के 1 किलो की रहेगी? जी नहीं, उसका वजन तो अभी भी 2 किलो ही है, जो पहले था वो वजन अब है। बस हुआ क्या कि उसके वजन में हमें आभास हुआ। हमने जैसे कि आपने देखा हो बाल्टी वगैरह, कभी कभी आपने देखा हो किसी बड़े टैंक में हम बाल्टी डाल के उससे पानी भर के निकालते हैं। जैसे ही हम बाल्टी डाल के उसके पानी के अंदर उसको भर लेते हैं, हम उसको बिल्कुल इस तरह से खींचते हैं तो हमें क्या लगता है कि बाल्टी बिल्कुल हल्की होगी, इसमें कुछ है नहीं। जैसे ही बाल्टी ऊपर की तरफ आती है तो बल लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब जल के अंदर थी तब उस पर बल नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उस जितना बाल्टी का वजन था उसके बराबर उसने क्या किया, उसका जो द्रव था उसको विस्थापित किया, यानी उसको हटा के उतनी जगह पर आपकी जो बाल्टी उसमें एडजस्ट हुई। तो उसका जो भार है उसमें सिर्फ हमें जो कमी महसूस हो रही है वो सिर्फ एक आभास है। क्या है? हमें सिर्फ एक आभास हो रहा है कि उसके भार में कमी, जबकि उसका जो भार है वो वही रहेगा। जैसे ही उसके ऊपर आता है आपको वही भार महसूस होने लगता है। तो यही थी। अब ये अंशतः और पूर्णतः क्या होती है? तो अंशतः पूर्णतः ये होती है कि यानी या तो पूरी तरीके से उसमें डूब जाए, और अंशतः यानी कि ना तो द्रव के ऊपर रहे ना द्रव के अंदर रहे, तो बीच में कहाँ रहेगी? अरे जैसे आपने बर्फ को तो तैरते हुए देखा होगा, बर्फ देखी होगी, बर्फ ना तो जल की सतह के ऊपर होती है और ना ही आपकी सतह के नीचे होती है, तो जो ना तो अंदर होती है ना बाहर, ये किस तरह से होती है? बीच में रहती है, उसको कहा जाता है अंशतः। तो ये था इनकी सिद्धांत था, जिसे आप नोट कर लीजिए। यहाँ से नोट हो गया, आगे देखिए आप। अब अभी हमने इसमें देखा कि वस्तु अंशतः या पूर्णतः डूबी हो, तो अब ये उस चीज को हम देख लेते हैं कि वस्तु का जो तैरना या डूबना ये कब होगा? वस्तु का डूबना या तैरना कौन सी कंडीशन में वस्तु तैरेगी, कब डूबेगी, तो हम उन चीज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ चीजों को मान लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया W1, हमने क्या मान लिया? वस्तु का भार, और W2 ले लिया हमने विस्थापित जल का भार, और ये किसके द्वारा हुआ? वस्तु द्वारा। या इसको इधर लिख देते हैं, वस्तु द्वारा ठीक है, वस्तु द्वारा विस्थापित जल का भार।
यहाँ पर ले लिया हमने W1 और W2, ये सिर्फ हमने मान लिया कोई भी दो ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या होगा, देखिए 3 कंडीशंस बनाएंगे हमने इसकी। पहली कंडीशन W1 ग्रेटर देन W2, दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी दोनों को इक्वल ले लेंगे हम, और तीसरी कंडीशन बनाएंगे हम W1 लेस देन W2। देखिए अब यहां पर ये लेस देन ग्रेटर देन, ये चीजें हम इनको कंपेयर कर लेते हैं, यानी इनको और अच्छे से समझते हैं। W1 हमने क्या माना है, वस्तु का भार, और W2 क्या माना है हमने, वस्तु द्वारा विस्थापित भार, वस्तु द्वारा विस्थापित जल। देखिए यहाँ पर सिर्फ जल ही नहीं, कोई भी द्रव हो सकता है, तो हम यहाँ द्रव लिखते हैं, नहीं तो आप जल ही लेके चलोगे। द्रव यानी कोई भी तरल लिक्विड हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, W1, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए W1 ग्रेटर देन W2, यानी कि W1 बड़ा आ रहा है, यानी कि W1 का भार W2 से ज्यादा है। किसका ज्यादा है, W1 का। तो यहाँ पर इसका मतलब W1 क्या था, हमारा वस्तु का भार, यानी कि वस्तु का भार ज्यादा है किससे, विस्थापित जल से। सीधी सी बात है, जब वजनदार वस्तु होगी तो क्या होगी, वो डूबेगी या नहीं। तो यहाँ पर भी W1 यानी वस्तु का भार ज्यादा हो रहा है। जब वस्तु का भार ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, वस्तु डूब जाएगी, वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, चलो अगला लिया W1 और W2, यानी वस्तु का भार और वस्तु द्वारा विस्थापित जल का भार, ये दोनों कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। जब दोनों ही चीज बराबर, सीधी सी बात है, दो पहलवान आपके जैसे दो पहलवान लड़ रहे हैं, दोनों बराबर ताकत लगा रहे हैं, तो कोई भी तो गिरेगा ही नहीं, तो दोनों कैसे रहेंगे, बराबर ही तो रहेंगे। तो यहाँ पर ना तो वस्तु डूबेगी और ना ही उसकी सतह पर रहेगी, तो कैसी रहेगी, आंशिक रूप से डूबी हुई, आंशिक रूप से डूबी, आंशिक रूप से डूबी हुई। ठीक है, तीसरा लिया हमारा पॉइंट है कि W1 लेस देन W2, यानी अब W1 यानी वस्तु का भार कम हो गया, क्या, वस्तु का भार कम हो गया, और तो फिर क्या बढ़ गया, वस्तु विस्थापित द्रव का भार ज्यादा हो गया। अब सीधी बात है, हमने जिस चीज में डाली वस्तु, यानी कि जो हल्की वस्तु, वस्तु का भार कम है उसकी अपेक्षा, तो यहाँ पर क्या होगा, वस्तु जब उसका भार कम है तो वस्तु कहाँ रहेगी, उसकी सतह पर रहेगी, सतह पर तैरेगी, सतह पर तैरेगी। तो ये यहाँ पर हमने वस्तु का डूबना या तैरना किस कंडीशन में, ये 3 कंडीशन उसकी बनेंगी, जिनको आप नोट कर लीजिए। चलो एक नोट हो गया, इसे आगे देखते हैं हम इसके। ये तो हमने ये कंडीशंस देखी कि वस्तु कब तैरेगी, मतलब कब डूबेगी, कब नहीं डूबेगी, वो चीजेगी। अब हम इसके बाद देख लेते हैं तैरने के नियम, तैरने के नियम। तो देखिए तैरने के लिए जो नियम है वो क्या है, तो नंबर 1, वस्तु का भार वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होना चाहिए, के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो वस्तु का जो भार है, जो उसके द्वारा जो द्रव विस्थापित किया गया उसके बराबर होना चाहिए। अभी हमने देखा जाए W1 और W2 दोनों की वैल्यू इक्वल थी, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, ना तो वो डूबेगा ना ही ऊपर रहेगा, तो वो आंशिक रूप से डूबा हुआ रहेगा। नंबर 2, वस्तु का गुरुत्व केंद्र, वस्तु का गुरुत्व केंद्र वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का गुरुत्व केंद्र एक ही रेखा में ऊर्ध्वाधर, कैसा, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल, कैसा होना चाहिए, एक ही रेखा में ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। ये आपके जो 2 पॉइंट है, यानी कि इस रूल्स को फॉलो करना चाहिए तैरने का नियम, यानी कि जो भी जो धावक होते हैं, जो स्विमर होती है, धावक नहीं स्विमर,
यानी कि जो स्विमर होते हैं यानी तैराक जो होते हैं वो इस पॉइंट को फॉलो करते हैं जिस समय वो तैरते हैं, यानी तैरने के लिए ये पॉइंट्स फॉलो होने चाहिए, तैरने के नियम। नोट हो गया। आगे देखते हैं हम इसके अगली हेडिंग लेते हैं अब हम डेंसिटी या घनत्व। तो घनत्व का इसमें क्या काम, तो देखिए कोई भी वस्तु अगर वो डूब रही है तो वो उसके किस पर डिपेंड कर रही है, घनत्व पर ही तो डिपेंड करेगी। इसलिए हम इसके बारे में डेंसिटी को भी थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित परिमाण की मात्रा को घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ के परिमाण की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, घनत्व यानी कि डेंसिटी कहते हैं। इसके बाद इसका फॉर्मूला बनेगा, तो घनत्व का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यानी कि घनत्व का फॉर्मूला बनेगा आपका परिमाण यानी कि द्रव्यमान। क्या लेंगे यहां पर हम, द्रव्यमान। परिमाण की जगह क्या लिखेंगे, द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए द्रव्यमान मतलब होता है किसी भी वस्तु का भार। तो आप खुद से सोचिए, आप जैसे हम बाजार वगैरह दुकान पर जाते हैं तो हम कोई भी सामान लेकर आते हैं तो उसका वजन देखते हैं, तो वजन किस में तोला जाता है, किलोग्राम में। तो यहाँ से द्रव्यमान की यूनिट क्या बनेगी हमारी, यानी कि किलोग्राम। ठीक है। आयतन, जैसे कि हम सभी ने मैथ में ये कैलकुलेशन तो देखा होगा, यानी किसी का भी आयतन निकालते हैं तो वहां पर यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी साइड हो गई, 3 साइड हो गई। 3 साइड हो गई तो यहां से क्या बन गया इसका, क्यूबिक मीटर यानी कि घन मीटर बन गया। तो यानी इसका यहां से मात्रक अगर हम निकालें तो मात्रक क्या बना हमारा, किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। हिंदी में क्या बोलते हैं, किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये इसका मात्रक हो गया। राशि की बात करें तो ये कैसी राशि है, यानी कि राशि की बात करें तो ये अदिश राशि। कैसा है ये आपका, अदिश राशि है। नोट कीजिए इस हेडिंग को। आगे देखते हैं हम इसके अगली हेडिंग लेते हैं हम आपेक्षिक घनत्व। यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या है हम उसको देखते हैं पहले। किसी वस्तु के घनत्व, क्या, किसी वस्तु का जो घनत्व है। और आपको पता होगा कि जल का जो घनत्व है, यानी कि जल जो है सामान्य आपका जो 4 डिग्री पर जाकर के सामान्य होता है, तो वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो वस्तु के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व यानी कि यहाँ पर घनत्व के साथ हम क्या लेंगे, आपेक्षिक घनत्व की बात हो रही है तो हम आपेक्षिक शब्द यूज करके चलेंगे। किसी वस्तु के आपेक्षिक घनत्व तथा 4 डिग्री पर जल के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व का अगर हम फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा हमारा, आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या लिया था हमने यहां पर, बस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व, अपॉन यानी कि बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। ठीक है,
ये इसका फॉर्मूला। अब इसके बाद हम मात्रक की बात करें, मात्रक क्या होता है। तो देखिए यहाँ आपको दो शब्द दिखाई देंगे, यहाँ पर भी डेंसिटी, यहाँ पर भी डेंसिटी। चलो थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते हैं कि यानी कि कोई भी, यानी कि हमने यहाँ पर केजी लिया, अपॉन में भी हमने केजी लिया, क्योंकि दोनों जगह घनत्व तो दोनों का देना पड़ेगा। तो ये केजी से केजी कटी गया आपका। यानी कि जब भी अनुपात आए, क्या है आपको यहाँ से एक चीज याद रखनी है, अपेक्षित घनत्व, यहाँ पर हमने किस शब्द का इस्तेमाल किया, अनुपात। यानी कि वही सेम चीज है, अनुपात का मतलब यानी कि बट्टे में लिखना। जब भी कोई भी चीज इस तरह की आपकी बटे में लिखी होगी तो वो क्या है, सेम यूनिट कट जाए। देखिए घनत्व से घनत्व की दोनों की यूनिट कट जाए, तो यानी कि इसका मात्रक क्या बचा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसका कोई मात्रक नहीं है, कोई मात्रक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू किसमें दी है, अनुपात में। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है कि अनुपात वाली वैल्यू का कभी भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो इतना हो गया, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब हम कुछ उसके जो वस्तुओं के जो फ्लोटेशन है यानी उनके बारे में कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं विद एग्जांपल। तो हम जैसे कि पहला पॉइंट लेते हैं, यदि वस्तु का घनत्व, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर किस चीज की बात की थी, हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो बात की थी, हमने देखे थे वो वस्तुओं के भार के बराबर W1 W2 करके हमने जिस तरह से 3 पॉइंट लिखे थे, वहां हमने उनके भार के अकॉर्डिंग बताया था आपकी वस्तु डूबेगी या नहीं डूबेगी। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, घनत्व की। तो हम इन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके हम तीनों के बारे में फिर से डिस्कस करते हैं। यदि वस्तु का घनत्व, घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है, द्रव के घनत्व से अधिक है, तो वस्तु डूब जाएगी, तो वस्तु डूब जाएगी। देखिए एग्जांपल्स बता देते हैं आपको कैसे। यहाँ पर क्या कहा हमने, वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है। किसका, वस्तु का घनत्व अधिक है। सीधी बात है, वस्तु का घनत्व यानी डेंसिटी अधिक है तो उसे डूबना पड़ेगा। जैसे उदाहरण देखें इसका, तो उदाहरण बनेगा, देखिए आपने देखा होगा कि जो लोहा होता है, लोहे की कोई भी चीज ले लीजिए, आपने एक चीज नोटिस की होगी, काफी जैसे प्लास्टिक वगैरह की कोई भी सामान होता है जिसको आप पानी में डाल देते हो तो वो उसके ऊपर फ्लोट कर जाता है, यानी फ्लोट तैरने लगता है। उसी तरह से आपने देखा होगा लोहे की आयरन की कोई भी पिन वगैरह यानी कि कील ही ले लीजिए आप, कील तो छोटी सी ही होती है, उसको अगर आप पानी में डालते हो तो वो डूब जाती है। अब उसी लोहे की कील को हम यहां पर लेते हैं, लोहे की कील की वस्तु, हाँ लोहे की कील जल में डूब जाती है, क्योंकि जल की अपेक्षा लोहे का घनत्व अधिक है, लोहे का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। इस वजह से क्या हुआ, लोहे की कील जो है आपकी डूब गई। लोहे की कील, यहाँ पर किसकी बात हुई, वस्तु का घनत्व अधिक था, तो वही चीज हमने एग्जांपल ली, लोहे की हम सॉरी यहाँ पर कील लिखना था, जो जल लिख गया, लोहे की कील जल में, लोहे की कील, हाँ लोहे की कील जल में डूब जाती है क्योंकि जल की अपेक्षा लोहे का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। इसी लोहे की कील को अभी हमने ये देखा आपके सामने कि लोहे की कील यहां डूब चुकी है। यहां पर हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है, वहां पर हमने अधिक लिया था, यहां पर हम कम होता है, कम है तो अब देखिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो क्या होगा, वस्तु तैरेगी, तो वस्तु सतह पर तैरने लगेगी।
एग्जाम्पल लेते हैं, उसी लोहे की कील को हम दोबारा से ले लेते हैं, बस द्रव बदलेंगे हम यहां पर। लोहे की कील, लोहे की कील, लोहे की कील, कील पारे पर तैरती है, क्योंकि लोहे की अपेक्षा, लोहे की अपेक्षा पारे का घनत्व, पारे का घनत्व अधिक होता है, का घनत्व अधिक होता है। तो देखिए यहां पर लोहे पर तो डिपेंड कुछ नहीं हुआ, हमने एक ही कील ली, दोनों एग्जांपल आपको सेम लेकर आए हैं। लोहे की कील ही हमने यहां पर ली, यहां पर भी, लेकिन यहां पर लोहे की कील हमने ली तो वो डूब गई, यहां पर हमने उसी लोहे की कील को हमने यहां पर लिया तो यहां पर वो तैरने लगी। बस हमने बदला क्या था, द्रव बदल दिया था। द्रव बदला यानी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने लिया था जल, यानी पानी की जो डेंसिटी होती है लोहे से कम होती, इसलिए वो क्या है कि लोहे की डेंसिटी ज्यादा थी तो वो डूब गई। यहाँ पर क्या होता है, पारा लिया था हमने दूसरा, तो पारे की जो है आपकी डेंसिटी अधिक थी, किसकी, लोहे की अपेक्षा। तो यहाँ पर वही लोहे की कील क्या है कि पारे की सतह पर तैरने लगी। इसे आप नोट कीजिए। तीसरा पॉइंट और देखते हैं इसके बारे में, नोट हो गया। चलो तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों एक बार हमने द्रव जो है घनत्व अधिक लिया, एक बार कम लिया। अब क्या लेते हैं हम, बराबर ले लेंगे। तीसरा पॉइंट, यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर, वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर हो तो वस्तु आंशिक रूप से डूबती हुई तैरेगी। आंशिक रूप से डूबती हुई तैरेगी, ना तो वो डूबेगी ना ही ऊपर सतह पर। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसका हम। आप लोग बताइए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्या है आप सभी के मन में। चलो हमारे मन में जो आया हम उसे ले लेते हैं। हमारे मन में आया बर्फ। बर्फ का टुकड़ा आप सभी ने देखा होगा, अरे घरों में जब भी शादी वगैरह होती है तो बर्फ तो आप लेकर ही आओगे, उसको ड्रम में भी डाला होगा आपने, अच्छे से जो भी पानी का आपका जो भी टैंक वगैरह जो भी हो उसमें डाला होगा। आपने देखा होगा बर्फ का टुकड़ा जैसे ही हम डालते हैं तो बर्फ का टुकड़ा उसमें क्या है कि हमने डाल दिया तो पानी की सतह पर तैरने लगता है। ना तो वो पानी के ऊपर रहता है ना ही वो तली में जाता है। वो क्या करता है कि कुछ भाग तो उसका पानी से ऊपर दिखाई देगा आपका और कुछ भाग नीचे दिखाई देगा, यानी कि इस तरह से वो तैरता है। उसको क्या कहेंगे हम, आंशिक रूप से। बर्फ आंशिक रूप से तैरती है, आंशिक रूप से तैरती है, ठीक है। क्योंकि दोनों का जो घनत्व कैसा है, दोनों की डेंसिटी बराबर, क्योंकि जो बर्फ है आपकी वो भी तो पानी से, दोनों की डेंसिटी आपकी बराबर है। इसके आगे हम देख लेते हैं, बर्फ आंशिक रूप से तैरती है। अब आपने कुछ चीजें आपने नोटिस की होंगी कि बर्फ जो होती है आपकी, उसका कुछ भाग ऊपर है कुछ नीचे। अब कितना भाग ऊपर है कितना नीचे, हम उसके बारे में यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बर्फ जो होती है, बर्फ का 1/10, इनको फैक्ट करके पढ़ लेते हैं हम। चलो यहां से लिखते हैं, बर्फ का 1/10 यानी 1/10 भाग जल के ऊपर रहता है, जल के ऊपर रहता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि बर्फ के कुल 10 भाग है, कितने, 10 किलो की बर्फ है मान लीजिए, तो 10 किलो में से 1 किलो आपका वजन ऊपर रहेगा, 9 किलो कहां रहेगा, नीचे। तो यहां से दूसरा पॉइंट पलट दो ना आप, बर्फ का ये 1/10 था तो उल्टा करोगे तो 9/10 यानी 9 भाग जल के अंदर रहता है। कहां रहता है, अंदर रहता है। एक पॉइंट आपका पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आजकल तो नहीं आता, लेकिन बाई चांस अगर कभी आ जाता है सिंपल, पहले तो आ जाते थे, अब तो आपको पता है कि लेवल चेंज हो चुका है। बट अगर कभी सिंपल पॉइंट आ जाते हैं तो हमारे ऐसे सिंपल पॉइंट्स के नंबर कटने नहीं चाहिए, तो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कई बार आपने पढ़ा होगा कि कोई किसी बर्तन में आपका कोई बर्तन पानी से भरा हुआ है, उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और बर्फ का टुकड़ा जब पिघल जाएगा तो जल का जो स्तर है उसमें क्या क्या चेंजेस आएगा, तो वो देख लेते हैं।
पानी से भरे बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अब आपके दिमाग में एक चीज, हमने 3 पॉइंट सारे डिस्कस किए। यहां पर क्या किया हमने कि 9/10 भाग तो जल के अंदर है और 1/10 भाग, अब आपने खुद से सोचा होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि हमने मान लीजिए कि 10 किलो का बर्फ का टुकड़ा हमने किसी बर्तन के पानी में डाला। सीधी सी बात है, आपने जिस समय वो बर्फ का टुकड़ा बर्तन का जो जल भरा हुआ है उसमें डाला, जिस समय आपने डाला होगा उसी समय आपका जल का स्तर ऊपर आ चुका है। कहां पर आ गया? ऊपर। यहां पर अब डालने की कोई बात ही नहीं हुई। यहां पर क्या हुआ है कि बर्फ का टुकड़ा तैरा, मतलब पहले से उसमें पड़ा हुआ है, तो अब तो पानी आने से ना जल कब ऊपर उठा होगा? जब हमने उसमें टुकड़ा डाला होगा। यहाँ पर तो डालने की कोई बात नहीं, तैरने की पॉइंट पे ध्यान रखना है हमें। तो बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो अब आपको दिख ही रहा होगा 9/10 भाग, यानी कि 10 में से 9 भाग तो ऑलरेडी पानी के अंदर ही है पहले से। तो वो तो अगर पिघले या बर्फ बना रहे, वो तो ऑलरेडी जल के अंदर ही है, तो उससे तो कोई चेंजेस आने से रहा। अब जो चेंज आएगा वो आपका इससे आने वाला है। किससे आएगा? इससे। 1/, यानी 10 में से 1 भाग आपका ऊपर था, तो इसमें से वो चेंजेस आएगा। तो सीधी सी बात है, कुछ समय बाद जब जल पूरी तरह से पिघल गई, तब भी हमने लिखा कि जल का स्तर जो है अपरिवर्तित रहा। अरे तो ये 1 भाग कहाँ गया जब जल का जल अपरिवर्तित फिर भी रहा? तो सुनिए, बर्फ जिस समय आपने देखा हो कि बर्फ जब पिघलती है, आपने देखा हो बर्फ को अगर हम कहीं रख दें तो उसमें से आपने धुआं सा निकलता हुआ कभी ना कभी नोटिस किया है? जहां पर बहुत सारी बर्फ रखी हो, बिल्कुल निकलता है। वो क्या होती है? उसकी ऊष्मा होती है। तो जल का जो ये 1 भाग है, 10 में से जो 1 भाग है, इतनी मात्रा में उस बर्फ में से क्या होगी? ऊष्मा रिड्यूस हो जाएगी, ऊष्मा निकल जाएगी। तो 9/10 भाग तो पहले से ही उसमें था, जो 1/10 भाग जो ऊपर बह रहा है, उतनी मात्रा की क्या होगी? ऊष्मा उसमें से निकल जाएगी। अब बताइए बचा क्या? जब कुछ बचा ही नहीं है, वो ऑलरेडी उतना का उतना ही है, तो जल कैसा रहेगा हमारा? अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पर अगर हम बर्फ की घनत्व की बात करें तो बर्फ का घनत्व कितना होता है? बर्फ का जो घनत्व होता है आपका 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या होता है? बर्फ का घनत्व होता है। और शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल, किसकी बात कर रहे हैं हम? शुद्ध जल का घनत्व। तो शुद्ध जल का जो घनत्व होता है, ये कितना होता है आपका? 1 कितना? 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बर्फ का घनत्व कितना था हमारा? 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। शुद्ध जल का घनत्व कितना? 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि ग्राम, हिंदी में इसको बोलें क्यूबिक सेंटीमीटर को घन सेंटीमीटर। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम कुछ सीधे सीधे फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। एक प्लिमसोल रेखा के बारे में अगर आपने सुना हो तो, प्लिमसोल रेखा, ये क्या होता है? हमारे जो शिप वगैरह, जो पानी के जो जहाज वगैरह होते हैं, जो इन पर क्या होता है, ये जहाज होते हैं, उस पर क्या है कि उसकी तली जो होती है, उस तली से कुछ ऊपर हटकर यहाँ पर क्या होती है? एक रेखा खींची जाती है। वो क्या है कि उस रेखा से ज्यादा जहाज उसमें नहीं डूबना चाहिए। उसी रेखा को कहा जाता है प्लिमसोल रेखा। क्या होता है? प्लिमसोल रेखा। जहाज की तली, जिसको पेंदी कहा जाता है शायद हिंदी में, हाँ, जहाज की तली से कुछ ऊपर खींची जाती है, कुछ ऊपर खींची जाती है। इससे इस रेखा से ज्यादा जहाज जल में नहीं डूबना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पूरा ही डूब जाएगा, नहीं डूबना चाहिए। याद रखना है ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने सब देखा होगा कि कई बार देखा जाता है कि यहां पर क्या होता है, देखिए
एक समुद्र जल, एक शुद्ध जल, इन दोनों में हम डिस्कस करें तो समुद्री जल, कौन सा? समुद्री जल। समुद्री जल का घनत्व शुद्ध जल से अधिक होता है, यानी कि क्या क्वेश्चन बन गया हमारा यहां से दूसरा पॉइंट, कि यदि शुद्ध जल में कोई अशुद्धि मिला दी जाए, शुद्ध जल में अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है? उसका घनत्व बढ़ता है। शुद्ध जल का घनत्व कैसा है? कम है। और समुद्री जल, यानी कि समुद्री जल क्या है? जिसमें सॉल्ट यानी नमक मिला हुआ है, NaCl, तो वो कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया, तो उसका घनत्व कैसा है? अधिक है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले पीछे पढ़ करके आए थे कि जो शुद्ध जल, जो जिसका घनत्व जितना ज्यादा अधिक होगा, अब द्रव का घनत्व तो अधिक है तो वस्तु का घनत्व तो उसकी अपेक्षा कम हो जाएगा, तो उस चीज में वो चीज वस्तु क्या है? डूबेगी नहीं। तो यहां से क्वेश्चन क्या बना कि नदी के जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसका क्या है? समुद्री जल की जो डेंसिटी यानी घनत्व अधिक है। इस वजह से क्या है कि हमें उस समुद्री जल में हम डूबेंगे नहीं, तो हमारे लिए तैरना आसान होता है। यहीं से अगर हम एक जहाज की शिप की बात करें कि मान लीजिए कि एक शिप है जो आपके समुद्र में तैर रही थी, समुद्र से तैरती तैरती अब वो क्या है कि जैसे नदी के किनारे पर आई तो समुद्र से वो नदी में एंटर कर गई, तब क्या होगा? तो जो जहाज की जो तली है वो ऊपर उठेगी या नीचे दबेगी? तो सीधी सी बात है, आप यहां से इन पॉइंट से अंदाजा लगा सकते हो ना। चलो उस पॉइंट को भी हम लिख ही लेते हैं। कोई जहाज समुद्री जल से नदी यानी कि शुद्ध जल नदी में प्रवेश करता है तो देखिए जो प्लिमसोल रेखा जो हमने ऊपर खींची थी, अब ये कैसी हो जाएगी? तो इसके से ये ऊपर हो जाएगी, यानी जल का स्तर नीचे आ जाएगी और डूबेगी, क्योंकि अब हम कहां से ले जा रहे हैं? समुद्री जल से नदी की ओर ले जा रहे हैं, तो समुद्री जल का डेंसिटी ज्यादा थी, तो इससे वजह से क्या होगा? वहां पर कम डूबेगा, और जो अब नदी में आगे नदी की डेंसिटी क्या होगी? कम हो गई, तो यानी कि जहाज कैसा होगा? उसका तल और ज्यादा डूब जाएगा। तो जहाज का तल नीचे चला जाएगा। कैसा होगा? नीचे चला जाएगा, यानी कि जहाज जो जितना पहले था यानी कि उस रेखा से क्या हो जाएगा? और अधिक डूब जाएगा। क्यों? इसलिए क्यों डूबेगा? क्योंकि समुद्री जल की डेंसिटी कम थी तो वहां कम डूबा था, नदी की डेंसिटी इसकी ज्यादा थी इसलिए कम डूबा था। नदी की डेंसिटी क्या हो गई? अब नदी की डेंसिटी कम हो गई, इसलिए उसको और ज्यादा वो डूबेगा। तो ये पॉइंट आपका यहां से हो गया। चलो इसके बाद हम कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दूध की बात हुई, देखिए दूध का मापन हम किससे करते हैं? तो दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर, अच्छे से सुना होगा, लैक्टोमीटर, बहुत अच्छे से लैक्टोमीटर से करते हैं। ये तो हम सभी ने अच्छे से सुन रखा है, इसमें कोई नया पॉइंट हमने बताया नहीं। तो नया पॉइंट तो ये हो गया ना कि ये लैक्टोमीटर ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन तो हमारा वो बन गया ना। तो लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसमें? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये इस पर कैसे करता है तो हम उसको भी अगले पॉइंट में देखें। पर करता है, कैसे करता है? देखिए जो शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल में 87% कितना? 87% पानी यानी कि जल होता है, पानी होता है। अब आप इससे अधिक मात्रा में अगर उसमें पानी डालते हो तो वो अशुद्ध हो गया। तो हम बिल्कुल इसी चीज को हम उससे नोटिस करते हैं, किससे? लैक्टोमीटर के द्वारा। अगर रीडिंग की बात करें तो शुद्ध जल की, जैसे आपने देखा होगा कि डेयरी वगैरह पे आप गए होंगे तो वहां पर क्या होता है, वो कहते हैं कि दूध की रीडिंग लेते हैं कितनी आती है। तो जल लिख दिया यहाँ पर, दूध की बात हुई है। किसकी? दूध की। ऊपर भी दूध ही लिखा है ना? हाँ सही है, ठीक है। शुद्ध दूध में 87% पानी होता है और शुद्ध यहाँ पर भी दूध की बात हो रही है।
शुद्ध दूध की जो रीडिंग 32 यानी कि 32 होती है। तो ये हमने इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। इससे पहले हमने एक उसको पढ़ के आए थे हम आपेक्षिक घनत्व, उसकी भी हम उसके मापन की बात कर लेते हैं। तो क्या था हमारा आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर, किससे? हाइड्रोमीटर से मापते हैं। यहां पर एक शब्द और भी आ रहा होगा, हाइग्रोमीटर। यहां पर क्या लिखा हमने? हाइड्रो, अगला है हाइग्रो, दोनों को एक साथ लिख देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? आर्द्रता। क्या? आर्द्रता मापते हैं। इन पॉइंट्स को आप नोट करिए। ये हमने आज किसके बारे में? प्लवन यानी फ्लोटेशन यानी इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। वीडियो को, जो भी आप वीडियोस देखते हो उसको लाइक जरूर किया कीजिए। इसके साथ ही आपको अगर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है।